करीब रहे हो। शाहिद साहब रहे हैं हमारे बहुत करीब। लियाकत साहब शायद इस ग्रुप पे आज मीटिंग में नहीं है। हमारा हर स्टेप स्टैंडर्डाइज होता है। सर जी मौजूद हूँ मीटिंग में बैठा हूँ। थैंक यू आतिफ, थैंक यू। अच्छा, हम जो मीटिंग जितने भी स्टेप्स करते हैं उसको देखा जाता है क्या ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के करीब उतर है। हमने आइटम राइटर सेलेक्ट करने थे, इसके लिए मुझसे पूछा गया आप क्या स्टैंडर्डाइजेशन है जी। मैं कि जी मैं 36 जिलों से लोग सेलेक्ट करूंगा, उसमें से लोग 18 में पीएसटीज दूंगा, 18 ईएसटीज दूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 जमातें पीएसटीज की है, तीसरी चौथी पांचवी की, और 3 जमातें छठी सातवीं आठवीं की हैं। और मैं हर सब्जेक्ट के हर जिले से बंदे लूंगा, मैं एसएस या एसएसटी नहीं लूंगा। ये तमाम चीजें क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। क्यों मैंने पीएसटीज ईएसटीज लेने हैं? क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जानते हैं कि बच्चों के किताबों में क्या है, बच्चों को आता क्या है, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चा क्लासरूम में कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये इस वर्कशॉप की सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर आप आगे आओ आइटम राइटिंग के लिए। आइटम राइटिंग हमने करवानी है 5 और 8 की। उसको कैसे स्टैंडर्डाइजेशन का क्या है इमरान? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है ना, जो आगे भी आप बात कर रहे थे शायद, क्राइटेरियन रेफरेंस। आप एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपकी चीजें मीट करती हैं या नहीं करती। जी सर, हम 5 और 8 के अगर मैंने पेपर बनवाने हैं, आइटम्स बनवाने हैं, तो मैं कुछ पीएसटीज बुलाऊंगा, कुछ ईएसटीज बुलाऊंगा। पीएसटीज 5वीं पे काम करेंगे, ईएसटीज 8वीं पे काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। फिर आगे चले 4-7 की वर्कशॉप हो गई, 3-6 की वर्कशॉप हो गई। फिर आप आगे अपने 1-2 की वर्कशॉप लानी है। 1-2 में मैं प्राइवेट स्कूल्स को भी टीचर्स को बुलाता हूँ, यानी कि हमारा इदारा बुलाता है। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो 1-2 को ज्यादा अच्छी तरह असेस करते हैं, बड़ी पिक्टोरियल उनके पेपर्स होते हैं। फिर आप आगे चलें, तमाम चीजें हमने सेट कर ली, पीएसटीज भी इन्वॉल्व हो गए, ईएसटीज भी इन्वॉल्व हो गए, पैक्ट भी इन्वॉल्व हो गया, फ्रेमवर्क बनाते हुए कायद और पीसीटीपी भी इन्वॉल्व हो गए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर अभी शामिल नहीं हुआ, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, बच्चा स्टूडेंट। फिर हम बच्चे के पास जाते हैं, उसके लिए पेपर्स को उनको देते हैं, बच्चे उसको हल करते हैं, फिर उन आके रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं। जो इस वर्कशॉप का मकसद है, इस वर्कशॉप का मकसद सिर्फ हमारे आइटम पेपर डेवलपमेंट का ना, जो पेपर डेवलप हम करते हैं उसका 10% है। 90% आप बहुत कुछ सीख चुके हुए हो, आपका हर स्टेप स्टैंडर्डाइजेशन है। आप फ्रेमवर्क डेवलपमेंट की बात करो, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में हम किन किन को बुलाते हैं? कायद वालों को, पीसीटीबी वालों को। क्यों बुलाते हैं पीसीटीबी वालों को? क्योंकि उन्होंने करिकुलम डेवलप किया है। कायद वालों को बुलाते हैं, प्रैक्टिसिंग टीचर्स को बुलाते हैं। हर स्टेप, ये जो मैं प्रॉपर देख नहीं पाया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ना, कल की मीटिंग 11 बजे रखें, क्योंकि मैं सुबह 10 से 11 बजे ना बिजी हूँ। कल आप 11 बजे से ऑनवर्ड रखें। मैं चाहता हूं कि मैं इन वर्कशॉप्स में ना आपकी अटेंड करूं। अच्छा, एक पिक्चर हम दिखाया करते हैं, पता नहीं आज इकरा ने दिखाई है कि नहीं, वो 11-12 स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहले आइटम राइटर सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको फ्रेमवर्क डेवलप होता है, फिर आइटम राइटिंग होती है, फिर आइटम रिव्यू होता है, फिर साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, वगैरह वगैरह। ये सारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन है। आई समझ के नहीं? यस सर, फुली अंडरस्टैंड। चलें, आहिस्ता आहिस्ता मजीद हम समझते रहेंगे। जी मैडम, कंटिन्यू करें आप प्लीज। थैंक यू सर। साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आइटमन। तो उस सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है, उसको यूज कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम लोग आपको कल बताएंगे। प्रैक्टिकल वर्क कल आप सबने अपने अपने लैपटॉप्स अपने पास रखने हैं, और ये मेक श्योर करना है कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी हो।
तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को ये मैं सिखाऊंगी। अब मैडम रक्षंदा आपको मेजरिंग थ्योरीज के बारे में बताएंगी, जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है। मैडम रक्षंदा प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मैं जिक्रा, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी मैडम आपकी आवाज आ रही है। कौन? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो जैसा कि मिस इकरा ने आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताया, टेस्ट की टाइप्स के बारे में बताया, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में बताया, और सबसे मेन टॉपिक जो है हमारा वो आइटम एनालिसिस का है कि जैसे हमने पेपर सारे बना लिए हैं, फिर उनकी पायलटिंग होगी। पायलटिंग के बाद क्या होगा कि हमने उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो वैलिड और रिलायबल आइटम्स होंगे, हम उनको लेंगे और अपने फील्ड में, स्कूल्स में, जैसे हमने आइटम बैंक बना के भेजे हैं उस तरह भेजेंगे। तो आइटम एनालिसिस के लिए यहाँ पे बेसिकली 2 थ्योरीज यूज़ होती हैं, यानी ये इनमें से एक थ्योरी जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर में भी है, यानी हम उसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो इसकी इन्हें मेजरिंग थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। तो मेजरिंग थ्योरीज को हम साइकोमेट्रिक थ्योरीज भी कहते हैं, और ये हमें एजुकेशनल टेस्ट की जो एवेलुएशन है और उनके यूजेस हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए एक हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, एक बेस प्रोवाइड करती हैं हमें। इन सब इसकी बेसिस पे, इन थ्योरीज की बेसिस पे हम अपने टेस्ट को एवेलुएट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन उसकी कर सकते हैं। तो मेजरिंग थ्योरीज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ही हैं, यानी कि हमने उनको, अगर उनका एनालिसिस करना है इन थ्योरीज को यूज करते हुए, तो ये बेसिक चीज़ है, ये यानी कंफर्म होना चाहिए कि हमारे आइटम्स जो हैं एनालिसिस के बाद वैलिड हों और रिलायबल हों। तो इसके लिए हम 2 थ्योरीज हैं हमारे पास जिन्हें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, और सेकंड है हमारे पास आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज जो हैं वो मैथमेटिकल अप्रोचेस को यूज़ करते हुए किसी भी टेस्ट और स्कोर को एनालाइज करती हैं, और अगर कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से, अदरवाइज इनके फंक्शंस जो हैं वो सेम है, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं और हमारे टेस्ट को एनालाइज करके हमें देती हैं। तो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी क्या है कि क्लासिकल टेस्ट थ्योरी एक ऐसी अप्रोच है जो सिंपल, ये वैसे अंडरस्टैंडिंग में भी सिंपल है, बहुत आसान है, इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है, और ये स्मॉल सैम्पल साइज के लिए यूज़ होती है। यानी अगर हमने 20, 50, 40 यानी इतने स्टूडेंट्स को अगर हमने सैंपल करना है, उनका देखना है, हमने एनालाइज करना है उनके रिजल्ट्स को, उनके रिस्पॉन्सेज को, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये किन किन चीज़ों पे बेस करती है? सिंपल मैथ्स है इसकी, एवरेज, प्रोपोर्शन यानी तनासुब, कोरिलेशन क्या है कि जब हम 2 चीज़ों का रिस्पांस ले लेते हैं तो उनमें एक कोरिलेशन बन जाता है, उनको हम कंपेयर करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो कोरिलेशन कहलाता है। तो ये थ्योरी इन्हीं चीज़ों पे बेस करती है। ये थ्योरी तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूज़ होने वाली थ्योरी है, और आजकल भी इसे, इसकी कुछ अच्छी रीजंस की वजह से यूज़ किया जाता है। क्यों, कौन सी अच्छी रीजंस हैं इसकी? अच्छी रीजंस ये हैं कि ये इंडिविजुअली हम इसे अपने बच्चे के जो रिस्पॉन्स हैं, अपने बच्चे की जो एबिलिटी है, इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं। हमारे जैसे क्लासरूम में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्लासरूम टेस्ट लिए हैं हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके बाद है कि फॉर एग्जांपल जैसे क्लासिकल टेस्ट थ्योरी को हम ट्रू स्कोर थ्योरी भी कहते हैं। ट्रू स्कोर क्या होता है? ट्रू स्कोर ये है कि हमने किसी स्टूडेंट की जहानत को फॉर एग्जांपल चेक करना है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, ये बच्चा, इस बच्चे की जहानत तकरीबन 100% तो होगी, यानी एक क्लास में हमारे स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है,
हर काम प्रॉपर करता है, सबक सुनाता है, होमवर्क करता है, क्लास वर्क करता है, टेस्ट करता है, सारी चीजें, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बच्चा 100%, इसकी जहानत जो है 100% है। या कुछ एवरेज बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं 50 to 60% है, ये मॉडरेट बच्चा है हमारे पास। ये तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं ना, गेस कर रहे हैं, और हमारा अंदाजा गलत भी हो सकता है जैसे हम उसे समझ रहे हैं, उसकी जहानत का लेवल सेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो वैसे ना हो, क्योंकि जहानत का लेवल जो है एक इनविजिबल चीज है ना, जिसे हम किसी स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। ये एक लेटेंट ट्रेट है, इनविजिबल है लेकिन एग्जिस्ट करती है, एक लेटेंट ट्रेट है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसमें हमने जो उसका गेस किया, अंदाजा लगाया, उसमें कुछ ना कुछ एरर लाजमी रह जाएगा। तो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी इस एरर को रिमूव करते हुए या इस एरर को यूज करते हुए हमें जो एग्जैक्ट स्कोर है वो देती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑब्जर्व स्कोर यूज किया जाता है। ऑब्जर्व स्कोर क्या होता है? वो इक्वल होता है ट्रू स्कोर प्लस सम एरर। वही ट्रू स्कोर वही जो हमने एज्यूम किया, जिसका हमने अंदाजा लगाया, प्लस सम एरर, एरर जो हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है हमने जो अंदाजा लगाया वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑब्जर्व स्कोर को यहाँ पे एक्स से डिनोट किया जाता है और ट्रू स्कोर को टी से और एरर को ई से। जी सर इमरान, मैं हैरान थी आप इतनी देर चुप कैसे रह गए। नहीं मैं चुप नहीं हूँ, आपसे बस पूछने ही वाला था। एक तो बात आपने एरर को इंडिपेंडेंट कर दिया है, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी है, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूर होनी चाहिए। तो आप किन एरर्स को फंक्शनल डिपेंडेंसी ले रही हैं? इसमें पॉलीनोमियल है, बाइनोमियल है या मोनोटोनिसिटी है? इसमें कौन सा फंक्शनल यूज करके एरर को डोमिनेट किया है? सर मोनोटोनिसिटी को यूज करके हमने एरर को डोमिनेट किया। तो मैम यहाँ पर तो आपने ऑब्जर्व स्कोर्स और ट्रू स्कोर्स को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, तो मोनोटोनिसिटी कैसे आई है? सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑब्जर्व स्कोर कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा? हमारे पास एरर नहीं होगा तो हम ऑब्जर्व स्कोर मेजर ही नहीं कर सकते, और हमारे पास ट्रू स्कोर नहीं होगा तो सेपरेट हम एरर को यूज नहीं कर सकते। मैम देखें, मोनो का मतलब होता है 1, कि एक ही बच्चे को ले रही हैं आप, ठीक है? एक बच्चे की बेस पर इतनी बड़ी थ्योरी तो नहीं चल सकती ना, तो लिहाजा एरर रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी पॉलिनोमियल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सर ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ये थ्योरी जो है इंडिविजुअली हम बच्चों के रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए यूज करते हैं स्मॉल लेवल पे। सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, शायद बाकियों ने सुना होगा, आपने सुना नहीं है। मैंने बताया कि इस थ्योरी को हम इंडिविजुअली बच्चों के रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए यूज करते हैं स्मॉल लेवल पे। सर इमरान, अगर आपको आंसर आता है तो आप बता दें, बाकी सबका भी क्लियर हो जाएगा। नहीं मैम, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू कहाँ से आ रही है? अगर मोनोटोनिसिटी यूज हो रही है तो देन इसमें फंक्शनल पैरामीटर कौन से होंगे? सर जी सर बोले सर खुबैब साहब। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बाकी 20 लोगों को भी चलने दें। ये क्लास का नोट कर लें इमरान। जी सर ठीक तो फिर हम इनको डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन ये चलिए रचना कंटिन्यू करो। ओके सर, थैंक यू। जी मिस इकरा नेक्स्ट स्लाइड देखें। जी नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है 5 मेजर पॉइंट्स पे फोकस करती है। सबसे पहले है टेस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आइटम डिफ़िकल्टी, और हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग आइटम डिफ़िकल्टी के बारे में जानते हैं। मेरे लिए एक नया वर्ड था इसमें जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, आइटम डिस्क्रिमिनेशन। शायद हमने आइटम राइटिंग के दौरान इस चीज़ को इतना वो नहीं सीखा था या नहीं किया था, आइटम डिस्क्रिमिनेशन को। उसके बाद है डिस्ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में भी हम सब बखूबी आगाह हैं। और डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग, जिसे हम डिफ कहते हैं। डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग और डिस्क्रिमिनेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहली दफ़ा सीखी। तो अगर हम सबसे पहले देखें आइटम रिलायबिलिटी को, तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी यही है कि किसी भी टेस्ट में ओवरऑल स्टूडेंट के लिए जो कंसिस्टेंसी है और एक्यूरेसी है वो मौजूद होनी चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे पहले भी ये बात हुई है कि उस पर इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा हो, या कोई किसी खास इलाके की इंफॉर्मेशन उस पर अफेक्ट कर रही हो, या कोई ऐसी चीज़ें हो। तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसमें एक्यूरेसी मौजूद होनी चाहिए। तो
और दूसरी बात ये कि हम उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लें, किसी भी जगह पे हम उसे लें, सुबह ले रहे हैं, हम शाम में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दिन में सुबह टाइम ले रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शाम टाइम में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे टेस्ट में कुछ ऐसी खराबी है, हमने जो बनाया वो इतना रिलायबल नहीं है कि बच्चे जो हैं उनके रिजल्ट इतने ज्यादा वेरी कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी की भी आगे 4 टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें टेस्ट रिलायबिलिटी और इंटर रेटर रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी और इंटर कंसिस्टेंसी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है? रीटेस्ट से तो साफ जाहिर हो रहा है कि दोबारा लिया जाने वाला टेस्ट, तो लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम दोबारा टेस्ट क्यों लेंगे जब हमने एक दफा टेस्ट ले लिया है? वही टेस्ट हम रिपीट क्यों करेंगे? हम वो टेस्ट इसलिए रिपीट करेंगे कि हो सकता है हमारे बच्चे ने, जैसे अभी मैंने बात की रिलायबिलिटी के हवाले से, हो सकता है एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमने बच्चे को टेस्ट दिया, वो मेंटली डिस्टर्ब था, या उसके कोई घरेलू मसला था, या उसका कोई बीमारी का, या कुछ ऐसा था कि वो बच्चा अच्छा टेस्ट नहीं दे पाया, ठीक है, और हमने उसका टेस्ट रिपीट किया, सेम टेस्ट रिपीट किया, हमने दोबारा लिया, उसको मेजर किया, उनके दोनों रिजल्ट्स का हमने को रिलेशन निकाला, यानी उनको कंपेयर किया, तो हमारे पास फिर रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, इस चीज के लिए यूज होती है। उसके बाद है हमारे पास इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या है कि जब डिफरेंट रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं, शायद सर इमरान भी रिसर्च कर रहे होंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, और वो हमेशा करते ही रहते हैं, तो जब डिफरेंट रिसर्चर्स एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, तो जिन रिजल्ट्स पे ज्यादा लोग जो हैं वो एग्री करते हैं, वही हमारा जो है आगे, जैसे हम हाइपोथेसिस और ये चीजें मेंटेन करते हैं। साइंस में सबसे पहले 9th में यही चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, किस तरह मफरूजा बनाना है, किस तरह हमने हाइपोथेसिस को जनरेट करना है, किस तरह वो लॉ बन जाएगा, ये सारी चीजें। तो रिसर्चर्स उसी सेम रिजल्ट्स पे अगर एग्री करेंगे, तो वो हमारा जो रिजल्ट्स होंगे, या हमारा जो वो हमने इंटर रेटर रिलायबिलिटी को यूज किया होगा। फॉर एग्जांपल रिसर्चर कर रहे हैं कि क्लासरूम बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, हर किसी ने अपने अपने इलाके में या अपने अपने तरीके से, कोई यूनिवर्सिटी स्कूल्स में गया, कोई हाई स्कूल्स में गया, कोई, उन्होंने डिफरेंट जो है डाटा कलेक्ट किया, लेकिन मोस्टली जो रिजल्ट उनके पास सेम आए हैं, तो उसी को वो आगे मानेंगे, उसी पे एग्री करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट कौन से सेम आए, जिस पे ज्यादा लोगों ने एग्री किया होगा। जी सर इमरान। अच्छा मैम, आप इंटर रिलायबिलिटी की बात कर रही हैं। जी सर इमरान बोलें। आप इंटर रिलायबिलिटी की बात कर रही हैं। देखें, अब ये डिपेंड करता है, एक बंदा यूके में काम कर रहा है, उसका क्लासरूम, उसका एनवायरनमेंट और होगा। एक बंदा काम कर रहा है पाकिस्तान में, उसका क्लासरूम, उसका एनवायरनमेंट और होगा। तो अब एजुकेशन सेक्टर जो है वो इंटर रिलायबिलिटी की बजाय कंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है तो फिर तो मींस दैट के रिजल्ट वैलिड हैं। अब हम 100% रिलायबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि तमाम के तमाम फैक्टर्स, तमाम के तमाम वेरिएबल्स वहां पर चेंज है। तो अब जो आप बात कर रही हैं, इस तरह तो वो लॉज थ्योरीज क्रिएट होनी चाहिए। तो आज तक किसी बंदे ने इस बेस पे नहीं बनाई है। वो मैंने मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि एक चीज पे एग्री करेंगे तो वो हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी डाटा होगा। मैंने बात की है क्लासरूम इन्वायरमेंट पे, बात नहीं की मैंने, क्लासरूम बिहेवियर पे बात की है। देखिए, अगर वो यूके का स्कूल है तो बच्चों के बिहेवियर देखने हैं ना हमने, अगर पाकिस्तान का स्कूल है तो हमने बच्चों के बिहेवियर देखने हैं, डेटा बिहेवियर के अबाउट हमने कलेक्ट करना है। मैम, रोगर बिहेवियर थ्योरीज अगर हम पढ़े ना, या हम पीटर बिहेवियरल थ्योरी पढ़े, तो हम किसी की थ्योरी भी ले रहे हैं तो वो लोग डिपेंडेंसी और फैक्टर्स को बहुत काउंट करते हैं, उसके बाद जाकर वो बाकी चीजों के ऊपर आते हैं। जी सर, उसमें होंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे यूके के बच्चों के और हमारे बच्चों के जो सेम नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो सेम होंगी। अगर यूके का बच्चा घर की वजह से परेशान है, क्लासरूम में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्या पाकिस्तान का बच्चा अगर घर में परेशान है, क्लासरूम में आया तो वो खुशबाश होगा? वो इस चीज को फील नहीं करेगा? तो बिहेवियर्स को चेक कर रहे हैं ना। आई एम सेइंग दिस कॉमन फैक्टर, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व होने हैं यहाँ पे। देन जाकर इंटर रिलायबिलिटी जो है वो थ्योरीज और लॉज की तरफ नहीं जाती है, वो जाती है कॉमन फैक्टर्स की तरफ। सर मैंने, ठीक है, थ्योरीज या लॉज ना बनाए आप, मैंने बस समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक जितना भी डाटा कलेक्ट कर रहा है उस पे ज्यादा से ज्यादा जिस डाटा पे लोग एग्री करेंगे वही हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी डाटा होगा। हेलो, ठीक है सर, थैंक यू सर।
आगे है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी हम दो इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये टेस्ट लेने के बाद ही हम इन दोनों का कोरिलेशन निकालते हैं। लेकिन दो इक्विवेलेंट वर्जन्स हम क्यों बनाते हैं? हमने एक बहुत लेंथी टेस्ट बना लिया, उसमें बहुत सारे एक टॉपिक के अबाउट बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ऐड कर दिए। फिर हम सोचते हैं कि इस पूरे एक ही लेंथी टेस्ट को एक दफ़ा लेना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हम रैंडमली उनको सेपरेट करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट तरीके से। एनालिसिस, नॉलेज, जितने भी उसमें जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं उनको इक्वल तरीके से सेपरेट करते हैं, उनके दो वर्जन्स बनाते हैं और उनको सेपरेट तरीके से हम बच्चों से परफॉर्म करवाते हैं और फिर हम उन दोनों के रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। तो हमारे पास अगर हाई कोरिलेशन निकलेगा उनका, तो इसका मतलब है कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है हमारे पास, और अगर उसका कोरिलेशन जो है वो लो निकलेगा तो इसका मतलब है कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी लो है हमारे पास, अच्छी नहीं जा रही। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी से साफ जाहिर है इंटरनल है एक चीज की अंदरूनी साख, यानी एक ही टेस्ट है हमारे पास, हमने उसके आइटम्स के बीच में जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है। आइटम के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं हमारे, उसके पास उसको हमने असेस करना है, उसका कोरिलेशन निकालना है, या कुछ भी करना है। मतलब जो भी है कि हमारा एक टेस्ट जो है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। बात वही कि तभी वो टेस्ट वैलिड होगा, तभी वो टेस्ट रिलायबल होगा। आगे है सेकंड पॉइंट है हमारा डिफिकल्टी। डिफिकल्टी को तो आप सब जानते ही हैं कि डिफिकल्टी है कि जी मैम, एक क्वेश्चन है रिलायबिलिटी। जी सर, जी सर। यहाँ आपने टर्म यूज की है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, एक टर्म पढ़ते हैं हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इनमें क्या डिफरेंस है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में? सर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में हम फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे एक ही टॉपिक से बना लिए क्वेश्चन बना लिए, फिर हम उनको इक्विवेलेंट दो वर्जन में डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को देखें तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी तकरीबन इसी फॉर्मूले पे काम करती है। उसमें भी हम दो टेस्ट बनाते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम लेते हैं फिर उन्हें हम डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो टेस्ट के उसमें चेंज करते हैं। हो सकता है मैडम आप राइट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही टेस्ट को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, दो टेस्ट नहीं बनाते और फिर उसको कंडक्ट करते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 20 जी सर आप देखें ना, हम उसे रैंडमली चूज करेंगे ना उनमें से क्वेश्चंस को। हमने 20 क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल एक टेस्ट बना लिया, हमने उसे स्प्लिट करना है। हाँ जी, हमने 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना लिया है, या 20 क्वेश्चन बना लिए हैं हमने उनको स्प्लिट करना है दो टेस्ट में। तो जाहिर बात है हम उसे रैंडमली चूज करेंगे और उसे हाफ डिवाइड कर देंगे और फिर उन दोनों का कोरिलेशन निकालेंगे उनके रिस्पॉन्सेज की बेस पे। इसका मतलब है ये सेम है स्प्लिट हाफ और पैरेलल फॉर्म आपके अकॉर्डिंग? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम इसमें जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है हम इसकी रेंजेस जो हैं 0 से 1 में रहती हैं। 0 रिप्रेजेंट करेगा कि जिनका स्कोर जो है वो रिलेट नहीं कर रहा, 1 रिप्रेजेंट करेगा इनका स्कोर हमारी मेजरमेंट से रिलेट कर रहा है। शुक्रिया मैडम। ओके सर। जी सर, नेक्स्ट है हम डिफिकल्टी का देखने जा रहे थे। डिफिकल्टी क्या है? कोरिलेशन जो है ना वो लो होगा, बस ये डिफरेंस है इसका। कोरिलेशन वेरी लो होगा। हाँ जी सर, 0-1 का है, 0-1 वैल्यू जो है वो स्प्लिट हाफ रिजल्ट में 0.25 के करीब होगा। 0.25 मतलब उसका फोर्थ पोर्शन, यानी 0 से 1 तक है सर, मिड में 0.5 ऑब्वियसली आएगा। 0 से 1 तक है इसकी रेंज जो है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी ना सर के क्वेश्चन के मुताबिक, तो इस वजह से तो ये डिफरेंशिएट कर रही है। सर इमरान, हम डिफिकल्टी पे चलें आगे? मैम जहाँ मर्जी चले, हम एंड में आपको टाइम देंगे। लाइट जाने वाली है ना सर ये चले ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी हम डिफिकल्टी पे चलते हैं आगे। तो जिन्होंने पूछा था उन्हें तो क्लियर हो गई है चीज, अगर नहीं हुई तो एंड में पूछ लीजिएगा। अभी मुझे टॉपिक तो करने दें आगे कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, डिफिकल्टी है आगे हमारे पास। डिफिकल्टी क्या है? किसी भी टेस्ट के अंदर इसके आइटम के करेक्ट रिस्पॉन्सेज की जो परसेंटेज है उस आइटम की डिफिकल्टी कहलाती है। जितने भी बच्चों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है उस आइटम पे, तो वो क्या है, उसकी जो परसेंटेज हम निकालते हैं
करेक्ट रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी थे बच्चे वहाँ पे, उसकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। परसेंटेज का फॉर्मूला तो आता है ना, परसेंटेज हमने निकाल दिया, जो परसेंटेज निकली है वही हमारे पास डिफिकल्टी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.1 0.2 अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आइटम डिफिकल्ट है, और अगर ये 0.84 या 0.96 डिफिकल्टी चल रही है तो इसका मतलब है कि आइटम बहुत आसान है। तो अगर हम इस टेबल को भी देखें तो हमारे पास जो टेबल है इसमें भी इसी तरह से उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि 0 to 20 बच्चे, अगर 100 में से 0 to 20 बच्चे उस क्वेश्चन को या उस आइटम को करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोस्ट डिफिकल्ट आइटम है वो। सिर्फ 100 में से 20 बच्चे उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी बच्चों का क्या। और अगर 100 में से 21 to 40 स्टूडेंट उसे करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कम डिफिकल्ट है, बट है अभी भी। और अगर 40 to 60 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं करेक्ट तो इसका मतलब है मॉडरेट है। और हमारे यहाँ अक्सर हमारे यहाँ एनालिसिस के बाद या जो भी हमें बताया जाता है कि मीडियम हो उसकी डिफिकल्टी, यानी 50 to 60 ये वाली डिफिकल्टी जो है ज़्यादा गुड समझी जाती है, ताकि इसे हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स इक्वली इसको कर सकें। और अगर 100 में से 60 to 70 स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पांस दे दिया है तो वो आइटम इजी होगा। और इसी तरह 70 से अगर 100 to 100% बच्चों ने करेक्ट रिस्पांस किया तो बहुत ज़्यादा ही आसान है आइटम। और ऐसा आइटम हम गुड भी नहीं समझते, उसे अच्छा नहीं समझते। इतना आसान आइटम तो नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों में इम्तियाज ही ना कर सके, फ़र्क ही ना कर सके उनकी एबिलिटी का, कि ये तो सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत आसान था। तो ये तो होगी डिफ़िकल्टी। अगर हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन को आगे देखें तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये एक डिग्री है, एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है जो क्या मैयर करती है? ये मैयर करती है कि हमारे जो हाई स्कोर अचीवर्स थे उन्होंने हमने एक पर्टिकुलर आइटम उठाना है, उसको मैयर करना है और देखना है कि हमारे हाई स्कोर अचीवर्स जो थे उन्होंने उस पर्टिकुलर आइटम को क्या रिस्पॉन्स किया है, करेक्ट रिस्पॉन्स किया है या उसे गलत किया है। तो उसका हमने फ़र्क जो है वो मैयर करना है। तो इसके लिए इनका एक फार्मूला भी दिया हुआ है। वैसे आइटम डिस्क्रिमिनेशन इक्वल है हाई स्कोर माइनस लो स्कोर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एन क्या है, इसकी अच्छा बैक हैंड पे जो यूज हो रहा है मैं वो बताती हूँ आपको एक एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमने हाई स्कोर से लो स्कोर तक उन्हें अरेंज कर लिया है, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर वाला, कम नंबर वाला, कम नंबर वाला, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी 20 स्टूडेंट्स को हमने इस तरह अरेंज कर लिया है उनके हाई स्कोर की बेस पे, टोटल जो उन्होंने उस टेस्ट में स्कोर अचीव किया उसकी बेस पे। फिर हमने उस 20 स्टूडेंट को हाफ कर दिया, 10 ऊपर रख लिए, 10 नीचे रख लिए। अब जो हमने पर्टिकुलर आइटम चेक करना है उसका हमने देखना है कि आया कि हाई अचीवर्स में से कितने बच्चों ने उससे करेक्ट किया है और लो अचीवर्स में से कितने बच्चों ने उसे करेक्ट किया है। अगर तो हाई अचीवर्स ने भी 10 में से 6 ने कर दिया फॉर एग्जांपल, और लो अचीवर्स में से 10 में से 6 ने कर दिया, तो इसका क्या निकला? 0। और हमने डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड करना है हाफ नंबर्स पे, यानी 10 पे, 20 के हाफ पे डिवाइड करना है। ये इसका फॉर्मूला है दिया हुआ है। सर इमरान इस पे कोई ऑब्जेक्शन ना कीजिएगा, मैं खुद से नहीं बता रही, इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ही समझा रही हूँ। तो इसका डिस्क्रिमिनेशन लेवल क्या निकला? 0 निकला, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें 0 डिस्क्रिमिनेशन लेवल नहीं चाहिए। हमें ऐसा क्वेश्चन चाहिए ही नहीं जो लो अचीवर्स भी सेम कर रहे हैं और हाई अचीवर्स भी कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन तो मोस्ट इजियर में आ जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन वही होगा जो डिफिकल्ट नहीं होगा, मोस्ट इजियर होगा, जिसे लो अचीवर्स भी कर रहे हैं, हाई अचीवर्स भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई आइटम है, पर्टिकुलर आइटम है जिसे हाई अचीवर्स तो कर रहे हैं, 6 ही कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, लेकिन लो अचीवर्स में से बस 1-2 ने किया है, तो उसको जब हम फार्मूले में रख के उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल निकलेगा वो एक डिसेंट लेवल होगा, यानी डिसेंट मेजरमेंट होगी हमारे पास। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है हमारे पास। टेबल में क्या है, फर्स्ट कॉलम में उन्होंने दिए हुए हैं ABCD, ये हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं एक आइटम के। हमने डिस्क्रिमिनेशन लेवल में एक आइटम को ही चेक करना है ना, एक पर्टिकुलर आइटम को, तो उन्होंने ये दिए हुए हैं। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में उन्होंने दिया है प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि डिफिकल्टी लेवल उसका। और फोर्थ में है पॉइंट बाय सीरियल को रिलेशन निकाला हुआ है
और फिफ्थ में बाई सीरियल कोरिलेशन है, आगे मीन है और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगी, और अगर जरूरी तो वैसे अभी बता दूं, टेबल को समझना भी आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि अगर हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे मीन पॉइंट से स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है। और अगर हमारे स्कोर्स जो हैं मीन पॉइंट के करीब हैं, तो इसका मतलब है क्लोज टू जीरो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये ठीक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है। अगर हम टेबल को देखें तो ऑप्शन ए को करेक्ट किया है 16 बच्चों ने। उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? 0.046। और जाहिर बात है ये एक डिस्ट्रैक्टर था, की नहीं था, तो ये एक नेगेटिव है। पॉइंट बाय सीरियल उसका नेगेटिव ही आएगा, एक डिस्ट्रैक्टर था, बाय सीरियल कोरिलेशन भी नेगेटिव है। आगे उनका मीन निकालो, मीन निकालने का आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम ये सी को देखें, हमारे पास जो की है, इसको 281 स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये की है, और ऐसा ही होना है। पॉजिटिव तभी आएगी जब ज्यादा बच्चे उस की को रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्टर्स को नहीं। डिस्ट्रैक्टर्स हमारे नेगेटिव ही होने चाहिए। अगर हमारे पास की नेगेटिव हो जाती है तो ऐसा आइटम भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी उसे अच्छा नहीं समझा जाता, वो रिलायबल या वैलिड नहीं होता। कि बच्चे ज्यादा डिस्ट्रैक्टर्स को जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा वेटेज के लग रहे हैं और की हमारी जो है वो कम वेटेज की फील हो रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर नेक्स्ट चलें। ये डिस्क्रिमिनेशन का हो गया। आगे हमारे पास डिस्ट्रैक्टर्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन क्या है, कि मल्टीपल चॉइस में ऐसे ऑप्शन जो करेक्ट ना हो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। ये प्लॉजिबल तो होते हैं बट करेक्ट नहीं होते, और डिस्ट्रैक्टर की के हिसाब से इक्वल वेटेज के होने चाहिए। और दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी की लिविंग थिंग से रिलेट कर रही है तो हमारे डिस्ट्रैक्टर भी लिविंग थिंग ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इंडिकेट करवाना है बिल्ली को और साथ हमने कुर्सी दे दी, ट्यूबलाइट दे दी है, टेबल दे दिया है, तो वो सारी बात है लिविंग थिंग, उसे साफ पता चल जाएगा कि बिल्ली ही है, कैट ही है, वो उसे जो है वो क्लिक करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रैक्टर्स भी लिविंग थिंग से ही होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर्स पूछने हैं, नंबर हमने पूछे, हमारी की तो एक नंबर है, एक डिजिट है, लेकिन हमने जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या दे दिए? किसी लेटर में दे दिए या कोई और वर्ड दे दिया ऐसा, या कुछ ऐसा दे दिया जिसे वो आसानी से गेस कर सकेगा कि नहीं यही की है हमारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्टर्स में इक्वल वेटेज के होने चाहिए और इक्वल उनकी जो लेवल है वो भी इक्वल होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैट वाले लोग बहुत सारे होंगे, हालांकि मैं नहीं हूँ स्टैट वाली, तो उसकी डेफिनेशन अगर मैं गलत कर दूं तो सर इमरान आप तो बिल्कुल चुप रहिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले है कि किसी खास सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स या फिर खास सैंपल ऑफ आइटम्स के लिए एक मीनिंगफुल कैलकुलेशन जो हम निकालते हैं वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। एक मीनिंगफुल कैलकुलेशन जो हमारे पास आ जाती है, जो एक मेजरमेंट आ जाती है हमारे पास, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके वही दो पैरामीटर हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको अभी मैंने बताया था, और मीन के बारे में आप सब जानते हैं कि सम ऑफ, फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टूडेंट, एक क्लास का मीन निकालना है, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ, सम नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास उसका मीन निकल आएगा। तो छोटा सा है ये। आगे हम चलते हैं डिफ पे। डिफ क्या है? ये एनालिसिस में हम इसे यूज करते हैं, और जिन पे डिफ लग जाती है वो आइटम अगर फ्लैग हो जाए तो आइटम डिस्कार्ड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप्स पे है डिफ हम लगाते हैं, जैसे जेंडर का हो गया, मेल और फीमेल। हमने एक आइटम बना दिया, उसे मेल्स ने भी किया, फीमेल्स ने भी किया, लेकिन पॉसिबल है कि लड़के जो हैं उसको ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन फीमेल्स उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा आइटम ऐसा होना चाहिए था जिससे मेल और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्स करें। बिल्कुल परफेक्ट इक्वली ना हो, लेकिन करीब करीब रिजल्ट्स हों हमारे, लाजमी। ऐसा ही हम करते हैं और ऐसा ही होता है हमारे पास, ऐसे ही हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बाइक के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या कोई ऐसी गाड़ी है, मशीनरी के बारे में जिसके बारे में लड़के तो एक जनरल नॉलेज होता है उनके पास, वो तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं।
लेकिन लड़कियां उस चीज़ को याद करेंगी तो समझ आएगा, नहीं करेंगी तो उन्हें इतना पता नहीं होता इन चीज़ों में, तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगी। और अगर हम खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें इस तरह का क्वेश्चन बनाना चाहिए कि हम जहन में रख के कि लड़के भी इसे सही रिस्पॉन्स कर सकें। लड़कियों का तो ये काम है, वो कर लेंगी, अब वो यूज टू है इन चीज़ों की, लेकिन लड़के उसे करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन पे फिर हम डिफ लगाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन पे देखते हैं कि बॉयज़ का क्या उन पे रिजल्ट थे, रिस्पॉन्सेज थे, और गर्ल्स के क्या रिस्पॉन्सेज थे। और अगर रिस्पॉन्सेज वेरी कर रहे होते हैं तो वो आइटम फ्लैग हो जाता है, आइटम डिस्कार्ड हो जाते हैं। और इसी तरह अर्बन रूरल का भी फर्क पड़ता है, जाहिर बात है। और हमारे स्पेक में कहा जाता है कि हमारे राजनपुर का बच्चा भी उसी आइटम को सेम रिस्पॉन्स करेगा और हमारे इस्लामाबाद का बच्चा भी उस आइटम को सेम रिस्पॉन्स करेगा। हमारा आइटम ऐसा होना चाहिए कि एक चोलिस्तान का बच्चा, रेगिस्तान का बच्चा जो भी है, वो भी सेम रिस्पॉन्स करे, और एक अच्छी जगह पे पला बड़ा, अच्छे इन्वायरमेंट में पला बड़ा, वो भी उसको सेम रिस्पॉन्स करे। तो इसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। और ना ऐसा होना चाहिए कि अर्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, रूरल वाले उसे जानते ही ना हो, उन्हें उस फैसिलिटी का, उस चीज़ का पता ही ना हो। और या फिर ऐसा हो कि रूरल का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अर्बन वालों ने कभी देखा, सोचा ही ना हो, कभी गए ही ना हो वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आगे 22 है, 22 पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। जैसे पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन हो जाता है खास इलाके की, जैसे कश्मीर में तो शायद ना जाएं, यहीं पे देख लें हमारे कि जहाँ पे ज्यादा नून लीग के हैं या जहाँ पे ज्यादा पीटीआई के हैं, या इस टाइप के कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर देते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, तो वो वैसा भी नहीं होना चाहिए कि उन चीज़ों में एक गड़बड़ पैदा हो जाए पार्टीज के लिहाज से। तो और मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स का भी ऐसे ही है, सेम है। हमारे साइंस के या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें एक एथिक्स के अलावा बाकी सारे पेपर नॉन मुस्लिम्स भी वही दे रहे होते हैं जो हमारे मुस्लिम्स दे रहे होते हैं। तो उनका जो वेटेज है या उनका जो सेटअप है वो ऐसा होना चाहिए कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों उसे इक्वली करेक्ट रिस्पॉन्स कर सकें। और आगे है फिर सेकंड थ्योरी है हमारे, ये तो थी हमारे पास क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। अब आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में क्या डिफरेंस है? क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है वो मैंने पहले भी बताया है कि वो स्मॉल सैम्पलिंग के लिए यूज होती है, लेकिन आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जो है बहुत वाइडली सैम्पलिंग के लिए यूज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एनालिसिस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है एज कम्पेयर टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। और दूसरा ये कि इसका जो प्रोग्राम है उसे इंस्टॉल करना या उसे रन करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता एज कम्पेयर टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के। बट इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो मेजरमेंट हम करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं उसके एरर के चांसेस कम से कम होते हैं, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें मेजरमेंट में एरर आएगा। यानी हमें नियर टू 100% ये रिजल्ट देती है एनालिसिस के। जैसे हम लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए लार्ज स्केल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करती है, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी भी इंडिविजुअल आइटम्स को एनालाइज करके डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन लेवल को मेजर करती है। और उसी तरह इसके भी आगे एजम्पशंस हैं। स्टार्ट में मैंने बात की थी ये कौन से एजम्पशंस को यूज करती है, मोनोटोनिसिटी को और अनडाइमेंशनैलिटी को, लोकल इंडिपेंडेंस को और इनवेरियंस को। मोनोटोनिसिटी का क्या है कि मोनोटोनिसिटी असम्पशन से इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे ट्रेट लेवल इंक्रीज करेगा ना वैसे वैसे हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज करेगा। अब ट्रेट लेवल क्या है? ट्रेट लेवल है हमारी बच्चे की खुसूसियात, वो इनविजिबल खुसूसियात जिन्हें हम किसी स्केल से या ऐसे मेजर नहीं कर सकते किसी पैमाने से। स्टार्ट में भी मैंने बताया इसके बारे में, इनविजिबल तो हैं बट एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी जहानत, उसकी कॉमन सेंस, उसकी चीज़ों को पिक करने की जो सलाहियत है वो। तो जैसे जैसे वो बच्चे की इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही हमारे जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो भी इंक्रीज करेंगे।
ऑब्वियस सी बात है, ये ज़ाहिरी बात है, बच्चा जितना ज़्यादा जो है हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट है उतना ज़्यादा उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो मोनोटोनिसिटी इसी पे काम करती है। यही चीज़ है कि जैसे जैसे हमारे ट्रेट लेवल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हमारे करेक्ट रिस्पॉन्सेज भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनी डायमेंशनैलिटी। यूनी का मतलब एक, तो उसका क्या है कि इसमें एक ही स्पेसिफिक ट्रेट को हम मैयर करते हैं। हमने क्या मैयर करना है? हमने मैयर करना है कि इस टॉपिक के बारे में बच्चे ने कितना सीखा है, बस एक चीज मैयर करनी है। हमने नहीं देखना कि उसके हम बिहेवियर को मैयर कर रहे हैं, उसको इंक्लूड कर रहे हैं बीच में कि हमने वो फैक्टर भी रखना है। हमने ये नहीं देखना कि उस पर इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर पड़ रहा है या उसके लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या नहीं। हमने सिर्फ एक टॉपिक है उसके अबाउट उसका जो नॉलेज है उसने कितना गेन किया वो चेक करना है। तो एक स्पेसिफिक ट्रेड को मैयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं और उसी स्पेसिफिक ट्रेड पे हम फोकस करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास लोकल इंडिपेंडेंस। लोकल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि आज़ाद, बाहमी तौर पे आज़ाद है बस। तो इसका क्या मतलब है कि आइटम सेपरेट जो आइटम्स हैं हमारे उसके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि रिस्पॉन्सेज जो हैं वो लेवल ऑफ एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते, किसी का लेवल हाई है या किसी का लेवल लो है। हमने सिर्फ रिस्पॉन्स चेक करना है कि उस आइटम, उस एक आइटम के अबाउट उस बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, सही करेक्ट रिस्पॉन्स किया है या गलत रिस्पॉन्स किया है। उससे उसकी एबिलिटी का, उसके लेवल ऑफ एबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। और इनवेरियंस है, इनवेरियंस में हम अपने आइटम को हमारे रिस्पॉन्स कर्व की किसी भी पोजीशन से एस्टिमेट कर सकते हैं। हमारे पास जो एक हमने कर्व बनाया है, आगे जाके मैं बताऊंगी, थीटा जिसे हम एबिलिटी कहते हैं, पी ऑफ थीटा जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ जो कर्व बनता है हमारे बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से हम बच्चे को कहीं भी रख सकते हैं। उसकी एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, इस कर्व के मुताबिक उसका कोई भी कर्व बन सकता है, कहीं भी उसकी जगह बन सकती है। ये हमने स्पेसिफिक नहीं कर दिया कि बच्चे का जो लेवल है वो एबिलिटी उसकी 0-1 के करीब होनी चाहिए, उसके प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो कहीं भी लाई कर सकता है। उसकी अपनी एबिलिटी, उसके अपने एबिलिटी के लेवल के मुताबिक ही हम उसे अपने कर्व में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, आईसीसी जिसे हम बोलते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि हर स्टूडेंट की एबिलिटी का एक स्कोर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हम ऐसे ही आमतौर पे मैयर करते हैं। हम उसके लिए जो भी एनालिसिस करें, जो भी उसके लिए पैरामीटर्स रखें, एंड में हमारे पास एक स्कोर ही आता है। हम उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से उसकी जो जहानत है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको मैयर कर रहे होते हैं। तो इसी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को एक ग्रीक वर्ड से, यूनानी लफ्ज से या यूनानी लेटर से, लफ्ज तो नहीं कहूंगी, लेटर से, यूनानी लेटर से डिनोट किया जाता है जिसे थीटा कहते हैं। मैं इंजीनियर्स के क्लास में ये वर्ड अक्सर सुनती थी कि भाई वो तो बहुत बड़ा थीटा है, यानी बहुत ज़हीन है। और कल जब वर्कशॉप में हमने इस चीज को पढ़ा कि एबिलिटी को ही थीटा से रिलेट किया जाता है, तब मुझे बात समझ आई कि थीटा क्यों कहते थे उन्हें। तो थीटा क्या है कि हम उस बच्चे की एबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं, और हर एबिलिटी पर स्टूडेंट के पास एक करेक्ट रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी उसके पास चांसेस होते हैं कि अपने एबिलिटी लेवल के हिसाब से वो वाले के पास क्या होगा, उसके पास चांसेस कम होंगे ना करेक्ट रिस्पॉन्सेज के। मोस्टली उसके पास रॉन्ग आंसर्स ही होंगे, वो नहीं कर पाएगा करेक्ट रिस्पॉन्स। लेकिन ऐसा बच्चा जिसका एबिलिटी लेवल हाई है, उसके पास जाहिर बात है प्रोबेबिलिटी जो है उसके पास बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्स कर सकेगा। तो जैसे जैसे एबिलिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी लेवल भी इंक्रीज करेगा, और यही हमारे ग्राफ की पहचान है। अगर बच्चे की एबिलिटी कम है तो उसका प्रोबेबिलिटी लेवल भी कम होगा, यानी उसके पास चांसेस कम होंगे करेक्ट रिस्पॉन्स के। और जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ जाएगी उसके पास करेक्ट रिस्पॉन्सेज के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो यही दो थ्योरीज थी हमारे पास, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। और हमने अभी जो वर्कशॉप की थी उसमें हम लोगों ने स्मॉल डाटा सैम्पलिंग जो था उसको एनालाइज किया था, और उसके लिए हमने क्लासिकल टेस्ट थ्योरी को यूज किया था।
अभी तक हमने IRT को यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया IRT जो है वो लार्ज स्केल सैम्पलिंग के लिए यूज होती है, मिनिमम 200 से स्टार्ट होती है, मिनिमम 200 से। ये लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए यूज होती है। इसके सॉफ्टवेयर, इसका हर चीज जो है वो मोर कम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट फिर वही बात कि इसमें एरर, मेजरमेंट एरर की बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए ये बहुत ब्रॉड या वाइडली लेवल पे यूज की जाती है आइटम रिस्पांस थ्योरी। बट जैसे हम अपनी क्लास में हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, हम अपनी क्लास के टेस्ट लें, हम उसको एनालाइज करें, हम अपना डिफिकल्ट लेवल उससे मैयर कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिमिनेशन लेवल मैयर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमने जो टेस्ट क्लास में बनाया था वो वैलिड है या नहीं, रिलायबल था या नहीं, क्या वाकई हमने जो बच्चों को पढ़ाया था हमने उनको चेक भी उसी लेवल पे किया है, या हमने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम जब उन्हें चेक करने लगे या हम उनको मैयर करने लगे तो हमसे मिस्टेक हो गई, हमसे ऐसा टेस्ट ना बन सका जो बच्चों के उस एबिलिटी लेवल को या अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे से चेक कर सकता। तो उसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी का सॉफ्टवेयर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात अब खत्म करूंगी, आगे फिर सर खुबैब साहब या सर शौकत साहब होंगे यहाँ पे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दोनों थ्योरीज और इनके सारे जो आगे पैरामीटर्स थे वो समझ आ गए होंगे। जी थैंक यू वेरी मच इकरा, थैंक यू वेरी मच रक्षंदा। और इमरान साहब, आप लोग, आपका तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने जो क्वेश्चंस किए उससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो शायद उस तरह से ना डिस्कस होती तो वो मज़ीद डिस्कस हुई। आप सब लोगों का भी शुक्रिया, और आज के लिए इतना काफ़ी है, जुम्मे का टाइम होने वाला है। कल हम इंशाल्लाह ठीक 10 बजे या 11 बजे देख लेंगे, वो मैसेज आपको कर देंगे। इसी तरह से कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, और आई होप कि आप सब लोग विद प्रिपरेशन आएँ। और अगर कोई लाइक आज के टॉपिक के हवाले से कोई मिसाइल होंगे, कोई लाइक ऐसी है आपके जहन में सवाल, तो उसको भी कल साथ लेके आए, कल इंशाल्लाह उनको पहले हम डिस्कस ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।